अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ऑफ सीज़न को और स्पेशली मॉनसून को, कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग बेचारे मुसीबत में होंगे। तो जो मुसीबत में हैं उनके लिए दुआ है कि उनकी अल्लाह पाक जो है वो उन पर रहम करे और उनकी मदद फरमाए। तो व्यूअर्स, आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, बेसिकली मेरे लॉयल व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि D2 स्टील के बारे में बताएं कुछ। सॉरी, J2 के बारे में। तो J2 स्टील के बारे में अगर मैं एक्सपर्ट वीडियो एक बना देता और उस पर आपको बताता कि ये J2 स्टील है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती। तो चूंकि ऑफ सीज़न है और मैं भी फ्री हूँ कुछ, तो अंदर का इंजीनियर जो है वो ट्रप्पे मार रहा था। तो सोचा क्यों ना वीडियो बना के आपको बताएं कि जो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में या मेटलर्जिस्ट की जो लैंग्वेज है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, उसमें आखिर ये क्या यूनिट होते हैं। क्योंकि अगर आप अक्सर दुकान पे जाएं, स्पेशली जो बड़ी दुकानें हैं या जो इंटरनेशनल लेवल के जो काम है ब्लेड स्मिथिंग से रिलेटेड और ब्लेड वर्किंग से रिलेटेड, उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो आपके मुंह पे दो चार पांच अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजीज और जार्गन्स मुंह पे मारेंगे ठा ठा करके। देखें जी, ये J2 स्टील का है। ये देखें जी, ये D2 स्टील का है। कोई कहेगा ये देखें 1065 है या 1060 है या 53 53100 है ये। तो आप उसमें पजल हो जाते हैं। तो ये वीडियोस इन जर्नल जो है वो स्टील की कैटेगराइजेशन के बारे में भी होगी। तो मैंने इसी तरह ये सीरीज़ एक बनाने की सोची है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और इस सीरीज़ की मदद से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो एक तो चीज़ आपने स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने गौर करनी है कि ये जो बेचारे हमारे मुल्क में जो छोटे लेवल पे काम लोग करते हैं, वो बेसिकली किसी इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग नहीं होते मोस्टली। और उनका एक काम होता है, उनका शौक नहीं होता। तो उन्हें उन्हें भी जो गाइड किया जाता है, जहाँ से वो फर्म से मटेरियल लेते हैं, जैसे वज़ीराबाद में बनते हैं या कराची में बनते हैं या लाहौर में बनते हैं नाइफ़, इवन सियालकोट में भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के आजकल नाइफ़ बन रहे हैं। तो वहाँ से जो नाइफ़ ख़रीदते हैं या ब्लेड्स ख़रीदते हैं या उनका मटेरियल ख़रीदते हैं, तो उनको जो वो लोग बताते हैं, वो यही आपको आगे सुना देते हैं। क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट लेके आते हैं, मोस्टली ये यहाँ पे तैयार नहीं करते। जबकि जो कैटेगराइजेशन मैं आपको बताने लगा हूँ, ये फैक्ट्री की और इंजीनियर्स की ज़ुबान है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो सादा ज़ुबान में बता सकूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है टेक्निकल होगी, उस पर थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ईजीली लैंग्वेज में बता सकूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर लोहे में और स्टील में क्या डिफरेंस है। तो लोहा जो है वो बेसिकली एक नेचुरल मेटल है जो कि ज़मीन की ओर में पाया जाता है। ज़मीन से ये निकाला जाता है या ऑफशोर ड्रिलिंग की जाती है समुद्र के अंदर से। तो उसमें से आपको जो ओर में से मिलती है मेटल, उसको लोहा कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो फेरस है। फेरक भी होता है, फेरस भी होता है। वो एक इंतहाई केमिकल टेक्निकल चीज़ है। केमिस्ट्री के हवाले से तो मैं उस पर डिस्कस नहीं ज़्यादा करूँगा, लेकिन ये बेसिकली आप इसे फेरस कह सकते हैं। Fe से इसे लिखा जाता है। अगर आप मैंडलीफ का टेबल देखें तो उस पर जो पीरियोडिक टेबल है, उस पर Fe से इसे जाहिर किया जाता है। तो जो नेचुरल हमारे ज़मीन में पाया जाता है उसे लोहा बोलते हैं। अब लोहा जो होता है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये यूज़ नहीं हो सकता हमारे हार्ड मटेरियल में कोई सख्त काम करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चरल, चाहे हम आयरन है, आप गार्डर डालते हैं या आप ब्लेड बनाते हैं या आप ट्रेनों के नीचे पटरियां बनाते हैं, इवन ट्रेन के डब्बे बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाने तक बड़ा हार्ड मटेरियल यूज़ होता है और डिफरेंट वेट कैटेगरीज का भी मटेरियल यूज़ होता है। तो जो नेचुरल लोहा मिलता है उसमें हम कार्बन की मिक्सिंग करते हैं, और जब लोहा और कार्बन की मिक्सिंग हो जाती है तो उसे स्टील बोलते हैं। उर्दू में इसे फौलाद कहते हैं, हिंदी में भी फौलाद ही बोला जाता है। तो इसको फौलाद कहते हैं, जो नेचुरल आयरन है उसके अंदर मिक्सिंग करके। तो बेसिकली आयरन ओर सबसे पहले हमारे पास आ गई। अब आयरन ओर की हम दो कैटेगरीज बना लेते हैं। एक आयरन है, उसके अंदर आपने सिंपल आयरन को रखा, और दूसरी तरफ आपने स्टील को रख लिया, उसके अंदर कार्बन मिक्स की।
अब जो सिंपल आयरन है उसके अंदर नेचुरली भी कार्बन एलिमेंट पाया जाता है। तो जब आप उसे प्रोसेस करते हैं, उसे स्मेल्टिंग बोलते हैं, इसको आपने मेल्ट करने से जो है वो नहीं मिला लेना। स्मेल्टिंग एक इंडिविजुअल एक इंजीनियरिंग का प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाता है लोहे को पिघलाने के लिए। तो स्मेल्टिंग के दौरान आपको हाई कार्बन, बहुत ही ज़्यादा हाई कार्बन लोहा हासिल होता है जिसे कास्ट आयरन बोलते हैं। कास्ट आयरन को देगी लोहा भी कहा जाता है। अब देगी लोहे के इस्तेमाल डिफरेंट हैं। कास्ट आयरन पे मैं इंडिविजुअल वीडियो आपको बनाऊंगा कि कास्ट आयरन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पे ये काफ़ी चीप होता है और ब्रिटल होता है काफ़ी, क्योंकि एक हद से ज़्यादा अगर कार्बन लोहे के अंदर आ जाए तो वो बजाय स्ट्रेंथ देने के उसे कंप्रेशन पावर तो उसकी ज़्यादा कर देती है, लेकिन उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसकी लॉन्ग स्टिक बनाएंगे, लंबी आप तार बना लें चाहे, या कोई बार बना लें मेटल की, लोहे की, तो अगर कार्बन कंटेंट एक हद से ज़्यादा है उसके अंदर, और वो हद है हमारे पास 4 to 5% की, 4 to 5% से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो ब्रिटल हो जाएगा आयरन। वो मैं जब कास्ट आयरन पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में मुकम्मल बताऊंगा कि आखिर देगी लोहा क्या होता है। तो आज हमारी बेसिक जो थीम होगी टोटल वीडियो की वो स्टील टाइप पे डिस्कशन करने की होगी। तो स्टील जो है वो बेसिकली आपको मैंने पहले गाइड कर दिया कि जो है वो कार्बन और लोहे का मिक्सचर जो है उसे स्टील बोलते हैं। अब स्टील के अंदर बहुत सारी किस्में हैं और बहुत सारे तरीके हैं स्टील को डिवाइड करने के, कि आखिर स्टील जो है वो क्या होता है। और इसको जो डिवाइड करने के तरीके हैं वो बेसिकली 7 मेजर तरीक़ेकार हैं। तो नंबर 1, हम स्टील की किस्में तैयार करते हैं उसकी कंपोजिशन के हिसाब से, और कंपोजिशन से मुराद है कि आखिर जो स्टील में आपने आयरन में कार्बन मिक्स करके तो आपने स्टील बना लिया, अगर आपने सिर्फ कार्बन उसके अंदर रखी है तो उसे कार्बन स्टील बोलते हैं। अगर आपने उसके अंदर कोई और भी चीज़ मिक्स कर दी है, अलॉय बना दिया है उसका, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी स्टील की, कार्बन स्टील से, तो उसे हम स्टेनलेस स्टील बोल देते हैं, क्रोमियम की मिक्सिंग करके, मोलिब्डेनम की मिक्सिंग करके। इसके अलावा अगर इसके अंदर मज़ीद हम अलॉयज़ मिक्स करते हैं, इसका अलॉय बनाते हैं, तो उसको उसके अंदर लेट्स सपोज कि हम टंगस्टन मिक्स कर देते हैं, उसके अंदर निकल मिक्स कर देते हैं शाइन के लिए, तो वो अलॉय स्टील बन जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर कुछ और कंपोजिशन तैयार करते हैं, इसकी सिलिकॉन मिक्स कर देते हैं, तो वो आपका टूल स्टील बन जाएगा। तो कार्बन जो स्टील जो है उसको कंपोजिशन के हिसाब से तकसीम किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो मेथड है इसकी डिवीजन करने का, वो है इसकी फिनिशिंग के लिहाज से। अच्छा, मैं जो ये स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, आई विल मेक एवरी स्टेप क्लियर इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, क्योंकि मैं ऑफ सीज़न की वजह से स्टील के ऊपर एक पूरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ, तो आपको इस सीरीज़ में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि आपको जो है वो कोई चीज़ रह जाएगी। आई विल मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ें लेके आऊँ। तो आपने इन चीज़ों को अभी गौर नहीं करना, आपने बाद में चल के नेक्स्ट वीडियोज़ देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी। तो जो स्टील है उसकी फिनिशिंग के लिहाज से भी इसे डिवाइड किया जा सकता है। वो उसमें फिर हॉट रोल्ड आ जाता है, कोल्ड रोल्ड आ जाता है, कोल्ड फिनिश्ड आ जाता है। ये बेसिकली लस्टर के लिए, जो चमक है स्टील के ऊपर, उसके लिए ये चीज़ की जाती है, और उसकी जो धारियां हैं उसे छुपाने के लिए। तो अगर उस तरह भी डिवाइड अप कर सकते हैं इसे। देन आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन के लिहाज से डिवीजन करना। अब जो प्रोडक्शन के लिहाज से डिवीजन होती है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फर्नेस से इसे तैयार कर रहे हैं स्टील को, या आप कंटिन्यूस कास्टिंग कर रहे हैं इसकी, या आप स्मेल्टिंग से तैयार कर रहे हैं स्टील को। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के आप यूनिट यूज़ करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे स्टील को हासिल करने के लिए, लोहे में मिक्सिंग करने के लिए बेसिकली। तो ये मेथड भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह स्टील को प्रोडक्शन में लेके आए हैं। देन आपके पास माइक्रो स्ट्रक्चर आ जाता है। अब माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो भी बड़ी अहम चीज़ है, लोग अक्सर नहीं सोचते, लेकिन अगर आप रेगुलरली कोई गोरों को देखें, इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं, चाहे गोरों की हैं, आई मीन US, UK, जापानीज़ इवन, दे आर उनकी अटेंशन टू डिटेल जो होती है ना चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं बहुत कॉस्टली बिकती हैं। अगर आप स्टील के हवाले से ही आ जाएं तो माइक्रो स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लेड की मैं अगर बात करूं या लंबे रॉड की बात करूं, क्रो बार की, तो अगर आपका माइक्रो स्ट्रक्चर कोर्स है और आप उसको जो है वो हार्ड कर लेते हैं, टेम्पर कर लेते हैं,
तो जहाँ से आपकी कन्वर्जन होगी माइक्रो स्ट्रक्चर में, अगर आप ज़ोर से उसे किसी चीज़ पे मारेंगे तो उसी जगह से टूट जाएगा। तो इसलिए जो माइक्रो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत आपका अहम रोल प्ले करता है। इसमें फ्रेटिक माइक्रो स्ट्रक्चर भी होते हैं, देन आपके पास मेराटिसेंटिक माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ टेंस्टिक माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपको वो भी मैं सारे जब बताऊंगा, माइक्रो स्ट्रक्चर पे आऊँगा स्टील के, तो वो भी मैं वीडियो उस पर भी क्लियरली बता दूंगा। फिर आपके पास आती है स्टील की स्ट्रेंथ पे भी इसे डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी फॉर एक इदारा है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं स्टील को लेकर कि आपने अगर इतनी स्ट्रेंथ होगी स्टील की तो उसे ये नाम दिया जाएगा। जैसे D2 E सीरीज़ है, फिर आपके पास A सीरीज़ है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे 2 टेस्ट किए जाते हैं, बड़ा कॉमन है ये टेस्ट, इसे 4P टेस्ट बोलते हैं या अजोड टेस्ट बोलते हैं, दोनों डिफरेंट टेस्ट हैं। तो ये बेसिकली जो आपका मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ जानने के लिए होते हैं। तो आपका जो रेटिंग उसकी आएगी वो आपको बताएगी कि आपका मटेरियल किस स्ट्रेंथ का है। तो आप स्ट्रेंथ से भी डिवाइड कर सकते हैं। और बाय द वे जो J2 स्टील है वो स्ट्रेंथ के हवाले से होता है, क्योंकि है तो वो कार्बन स्टील, लेकिन उसकी एक सर्टेन स्ट्रेंथ होती है सर्टेन टेम्परेचर पे कि इतने दर्जा हरारत पे वो इतनी स्ट्रेंथ झेल सकता है, तो फिर वो J2 स्टील होगा। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये एक और स्टैंडर्ड आ गया। तो छठा स्टैंडर्ड जो है वो डीऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस का है। तो आपको जैसा कि पता होगा लोहे को जंग लग जाता है, स्टील को भी जंग लग जाता है, हालांकि उस पर क्रोमियम की लेयर होती है, लेकिन अगर क्रोमियम की लेयर जो है वो किसी तरह डिटीरियोरेट कर जाती है, वेयर आउट कर जाती है, या निकल की लेयर ऊपर होती है तो वो वेयर आउट कर जाती है, तो नीचे जो लोहा होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जो ऑक्सीडाइज लोहा होता है ये एक जरासीम का घर है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर रही है, तो वहाँ पे जरासीम बनेंगे। और इसीलिए जो आपके ब्लेड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाए जाते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल के होते हैं। अगर आप टेरा मोंटेना वगैरह को देखें तो उसके ऊपर वाज़े तौर पे मेंशन होता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल है, जबकि हमारे यहाँ किसी भी मटेरियल का उठ के ब्लेड बना दिया जाता है। और सियालकोट में मैंने 1-2 ऑक्सीडाइजेशन यूनिट देखे हैं, क्योंकि वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। वो मटेरियल को प्योरली बुचरी, अगर उनसे मटेरियल लिया जाए तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मटेरियल होगा। जबकि हमारे यहाँ अगर आप जनरली देखें तो ब्लेड्स के हवाले से मैं अगर स्पेशली बात करूं तो हमारे ब्लेड्स की वैल्यू काफ़ी कम है। अगर जापानीज़ ब्लेड देखें तो वो $150 से स्टार्ट होते हैं। वैसे भी जो इंटरनेशनल कंपनियों के ब्लेड हैं वो $25 $30 का ब्लेड आता है। हमारे यहाँ पे ₹100 की भी छुरी मिल जाती है। उसकी वजह क्या है? उसका प्रोसेस ही उस पर कुछ नहीं किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो उसका प्रोसेस ना करने की वजह से उसकी कीमत कम है। तो जब आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का स्टील बनाते हैं, आपने बुचरिंग करनी है, गोश्त काटना है, तो उस पर जंग नहीं होना चाहिए। तो वो उसके लिए ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, सॉरी डीऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ताकि उसकी ऑक्सीडाइजेशन ना हो। उस प्रोसेस के ताल्लुक से भी आप अपने नाइफ को डिवाइड कर सकते हैं कि जी ऑक्सीडाइज्ड है, जो है वो सेमी किल्ड है या किल्ड है, फुली ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस, या आपके पास ऑक्सीडाइजेशन हुई, डीऑक्सीडाइजेशन हुई नहीं हुई। तो आप इस पे भी स्टैंडर्ड कर सकते हैं। एंड देन योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टेम्पर, हीट ट्रीटमेंट। कि आपका जो हीट ट्रीटमेंट है, थर्मोसाइक्लिंग, हीट ट्रीटमेंट एक जेनेरिक टर्म है। अब जेनेरिक टर्म मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपका क्विंच करना मटेरियल को, यानी कि बांक लगाना, उस प्रोसेस से लेके फिर आप बांक कैसे लगाते हैं, ऑयल में लगाते हैं, एयर रोल करते हैं, वाटर में लगाते हैं, वो आपकी ब्लेड की या आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी अक्सर बदल के रख देता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्लेड को फुल नॉन मैग्नेटाइज करके पानी में रखते हैं तो वो जल्दी ठंडा होगा, तो उसके जो कार्बन एलिमेंट्स हैं वो फुल मजबूती से पकड़ कर लेंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है ब्लेड की वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप ऑयल में ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे लेट ठंडा होगा, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, ब्लेड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की। फिर आपके पास अगर एयर कूल्ड आ जाता है तो एयर कूल्ड की ज़ाहिर है वो उससे भी लेट कूल हुआ है ब्लेड, तो उसके अंदर उसके डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी। तो आप इस बिरते पर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास एनाल्ड प्रोसेस आ गया, टेम्पर आ गया, आपके पास नॉर्मलाइज्ड आ गया टेम्परेचर, कि आपने किस तरह उस ब्लेड को ट्रीट किया है
देन आपके पास थर्मोसाइक्लिंग आ गई, हीट ट्रीटमेंट के अंदर ये भी किया जाता है थर्मोसाइक्लिंग। वो ये तो प्रोसेस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपने जब हीट ट्रीटमेंट चेक करना है ब्लेड का तो किस काबिल ब्लेड आपका होना चाहिए। तो अब आपने डिवीजन सीख ली इन सब की 6-7 जो हमारे पॉइंट हैं उनके ऊपर। तो अब हम बात करते हैं जी जो हमारे पास कार्बन स्टील है उसकी टाइप। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाना चलेंगे उसमें हम बात करेंगे कार्बन स्टील की, क्योंकि वो हमारी कंपोजिशन बेस में पहली किस्म है। और इसके साथ खाली कार्बन स्टील की बात नहीं करेंगे, हम जर्नल स्टील की टाइप की पहले बात करेंगे। और जर्नल जो हमारी टाइप्स हैं उनमें हम ब्लेड के लिए कौन सी यूज़ करते हैं उनकी बात करेंगे। और फिर आपके सवालों का जवाब आएगा कि आखिर D2 या J2 स्टील क्या होता है। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखिए और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जब भी आप दुकानदार के पास जाएं तो अगर वो आपके मुंह पर ठा ठा करके 2 जारगन मारे तो आप वापस दबड़ दबड़ करके 2-3 जारगन उसके मुंह पे मारें कि यार ये तो ये है, ये तो ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं। तो आपको उसकी वैल्यू में भी काफ़ी कमी नज़र आएगी, क्योंकि दुकानदार को पता होगा कि ये जो बंदा मेरे से चीज़ लेने आया है इसको मटेरियल का पता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अक्सर दुकानदारों को भी मटेरियल का नहीं पता। अगर 3 से 4 आप उनसे क्वेश्चन मटेरियल के बारे में पूछ लेंगे तो दे विल बिकम ब्लैंक और आपको वो कहेंगे कि यार ले जाओ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।